हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 38 की शुरुआत में जियांग वू को स्टेज पर बुलाती है और सभी लोगों को अपने शूज के लिए यूज होने वाले मटेरियल को नाइफ से कट करके दिखा रहे होते हैं कि इनके शूज का मटेरियल काफी अच्छा है। और जियांग और वू ने जो हुडीज पहनी होती है ये भी क्लाउड फुटवेयर की होती है। जियांग कहती है कि ये यंग लोगों के लिए हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है। यहाँ पर एक लेडी बैठी होती है जो जियांग से पूछती है कि जब तुमने तेंग्यू खरीदी थी तो तुम्हारे इन्वेस्टर्स के साथ बहुत मसले थे। ये लेडी उन मसलों के बारे में पूछ रही होती है। जियांग कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितने भी पुराने ब्रांड हैं वो अब की मार्केट में भी डेवलप होते रहें। वो भले आहिस्ता चलते रहें लेकिन अपने 100 साल के जीन्स को आगे ट्रांसफर करते रहें। जियांग कहती है कि मैं बस ये नहीं चाहती कि जब तक पुराने ब्रांड्स फुली प्रिपेयर ना हो जाए आज की मार्केट में आने के लिए, ज्यादा जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए उनको बेच दिया जाए या बंद कर दिया जाए। मैं बस ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जियांग की ये बातें सुनकर शू तो काफी शर्मिंदा दिखाई दे रहा होता है। अब जियांग की सारी बातें सुनने के बाद जो दो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो जियांग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो होस्ट होता है वो कहने लगता है कि शो के रूल्स के मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा इस शो पर आने का मकसद कभी भी इन्वेस्टमेंट हासिल करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर मैं तो अपने न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आई थी और मैंने अपना वो मकसद आज पूरा कर लिया है। मास्टर जियांग के साथ ये शो जियांग भी देख रही होती है। जियांग खुश होते हुए कहती है कि जियांग से ये को क्लाउड फुटवेयर के नए प्रोडक्ट की लॉन्च के तौर पर काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। और बाकी सब जो भी जियांग को देख रहे होते हैं वो जियांग की स्ट्रेटेजी से काफी इम्प्रेस हो गए होते हैं। और इसके साथ ही मिस्टर यी को ऑर्डर्स के लिए कॉल्स भी आने लगती हैं। और वर्कर बताता है कि मिस्टर वांग 50,000 शूज के पेयर ऑर्डर करना चाहते हैं। ये सुनकर तो बाकी सब भी काफी खुश हो जाते हैं। शो खत्म होने के बाद मिस्टर मे शो के पास आता है, कहता है कि पूरे शो में तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। एक एक्सपीरियंस इंसान की हैसियत से मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज और चांस हैं, लेकिन अगर तुम मूव नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। शो मिस्टर मे की ये बात सुनते ही यहाँ से चला जाता है। शो जियांग को बाहर देखने के लिए जाता है तो जियांग वू के साथ होती है। शो इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब जियांग वापस आ रही होती है तो वो रास्ते में इसका खड़ा इंतजार कर रहा होता है। जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आज हमें कामयाबी मिली है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर जो पास रेस्टोरेंट है वहाँ पर सेलिब्रेट करें। जियांग वू से कहती है कि तुम यंग जियान और बाकी सब लोग मुझे उस वक्त पर मिले जब मेरा बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा था और तुम लोग अभी तक मेरी मदद कर रहे हो। तुम सब लोग मेरे लिए भाइयों की तरह हो या तुम हमें बेस्ट फ्रेंड्स भी कह सकते हो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। वो कहते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी भी कंसीडर नहीं किया है। तो जियांग कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे छोटे भाई और अच्छे दोस्त रहोगे। ये कहकर जियांग चली जाती है। अब क्लाउड फुटवेयर की सेल बहुत ज्यादा अच्छी हो गई होती है। मैनेजर मिस्टर ये को बता रहा होता है कि कल से ऑफिस में जितने फोन है वो ऑर्डर्स के लिए बंद ही नहीं हो रहे हैं। मिस्टर ये कहते हैं कि मैं अब इस बात को मान गया हूँ कि मैं वाकई में बूढ़ा हो गया हूँ और जियांग की स्कीम बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ शो जब जियांग और वो शो पर क्लाउड फुटवेयर के मटेरियल को दिखा रहे होते हैं तो उसी वीडियो क्लिप को लेकर लोग जियांग और वो के कपल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो ये भी कह रहे होते हैं कि इन दोनों ने कपल हुडीज पहने हुए ही दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अब शो तो इनको देख कर बहुत ही गुस्से में होता है और गुस्से में ही लोगों को चुप करने का कमेंट कर रहा होता है। इसके बाद जियांग एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई होती है और ये क्लाउड फुटवेयर का प्रपोजल इस इन्वेस्टर को दिखाती है, लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि इस दफा तो क्लाउड फुटवेयर की सेल्स पहले से काफी बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी इसकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। ये कहकर ये इन्वेस्टर चला जाता है। यहाँ पर शी जियालुन भी आया होता है। शी जियालुन जियांग के पास आता है और उसको बताता है कि मैं तेंग्यू का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये जियांग को बताने लगता है कि मैं तेंग्यू की पहली मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से काफी इम्प्रेस हूँ और अभी भी तेंग्यू में सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप आकर हमें गाइडेंस भी दे सकती है। तो जियांग कहती है कि अब तेंग्यू को इतने बड़े ग्रुप ने खरीद लिया है तो मैं तुम लोगों को गाइडेंस क्यों दूंगी। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। शी जियालुन इस बात पर हैरान होता है कि कौन से बड़े ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। अब ऑफिस में ताओ गुस्से में शू से कह रहा होता है कि तेंग्यू के लिए M&A का प्रोसेस क्यों रोक दिया गया है। शू कहता है कि मुझे अपने काम को तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ताओ कहता है कि तुमने कब से अपने आप को धोखा देना शुरू कर दिया है। क्या तुम प्यार में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शू कहता है कि इस बात का प्यार से कोई भी लेना देना नहीं है। ताओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि अभी तेंग्यू को बेचा जाए, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा और जियांग का रिलेशनशिप भी बच नहीं सकता। वो तो कुछ जानती ही नहीं है कि अब तुम भी उसी की तरह पागल बनने के लिए जा रहे हो। शू ताओ से गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि इस बात का प्यार से कोई भी लेना देना नहीं है। ताओ कहता है जिसके साथ मिलकर जियांग ने जियांग की इंसल्ट करवाई थी। जियांग इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइव स्ट्रीम में तेंग्यू के शूज को बेचो। इसकी फीस ज्यादा होती
होती है तो जियांग डिस्काउंट के बारे में बात कर रही होती है। तो ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा काम किसी और इन्फ्लुएंसर से करवा देती हूँ, लेकिन जियांग कहती है कि मैं तुम्हारी फीस के रेट को एक्सेप्ट करती हूँ। अब शू तेंग्यू में शी जियालुन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। शी जियालुन अपनी रिपोर्ट देने के बाद शू से कहता है कि आज मेरी मुलाकात मिस जियांग से हुई थी। मैंने तेंग्यू के बारे में उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन वो काफी गुस्से में लग रही थी। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं फिर से ट्राई करूंगा। पूछता है कि तुम वर्कर से कब मिलने वाले हो? तो शी जियालुन कहता है कि कल दोपहर में। शू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब जियांग यंगजियान से मिलने के लिए आई होती है। यंगजियान को जब इस लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चलता है तो ये इसको कहता है कि जब मिस्टर यी को इस लाइव स्ट्रीम की फीस के बारे में मालूम होगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन जियांग कहती है कि मैं कुछ भी करके क्लाउड फुटवेयर की सेल्स को बढ़ाना चाहती हूँ। रात में मिस्टर मे ने शू को मिलने के लिए बुलाया होता है। मिस्टर मे शू से पूछता है कि आखिर तुम तेंग्यू के बारे में क्या सोच रहे हो? शू कहता है कि क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरी जजमेंट पर भरोसा करते हैं? तो मिस्टर मे कहते हैं कि तुम एक इन्वेस्टर की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हो। क्या तुम वाकई में ही सिर्फ अपनी एक्स को हासिल करने के लिए अपना करियर तबाह कर दोगे? और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर तेंग्यू एनिडा को नहीं बेचा गया तो हमारी कॉर्पोरेशन एनिडा के साथ खत्म हो जाएगी और हमारे पिछले 2 साल की मेहनत भी जाया हो जाएगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शू कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप पर जिंगयांग कैपिटल के एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है। मिस्टर मे कहने लगता है कि एनिडा का जो बॉस है उसका सरनेम तैंग है और उससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इतने में ही शू को मिस्टर डू की कॉल आ जाती है। शू मिस्टर डू से मिलने के लिए आता है। मिस्टर डू कहने लगते हैं कि मुझे आज ही याद आया है कि चेस गेम जो मैंने तुम्हारे साथ खेली थी आज वो अपने फाइनल से वादे कर लेता है। शू कहता है कि मैं जानता हूँ। मिस्टर डू कहते हैं कि लेकिन मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम भी इस होता है। आज शू शी जियालुन और जायन के साथ एड एजेंसी में आया होता है। जबकि तीनों वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर यंगजियान, वू और जियांग भी आ जाते हैं। ये सब एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखने लगते हैं और फिर ये सब लोग जियांग और शू को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जियांग भी शू को देखकर जाने लगती है तो शू कहता है कि क्लाउड फुटवेयर तेंग्यू नहीं है। कुछ चीजों के लिए मेहनत करना वैल्यूएबल होता है और कुछ के लिए मेहनत करके आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। जियांग कहती है कि ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो, हम दोनों की वैल्यूज बहुत डिफरेंट हैं। ये कहने के बाद जियांग यहाँ से चली जाती है। लिफ्ट में आने के बाद जियांग यंगजियान को कॉल करती है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। अब शू जियांग की टैक्सी को फॉलो कर रहा होता है। ड्राइवर जियांग को बताता है कि न जाने इस कार के साथ क्या मसला है, ये कब से हमें फॉलो कर रही है। अब जियांग भी पीछे मुड़कर देखने लगती है तो इसे मालूम हो जाता है कि ये तो शू की कार है। जियांग ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहती है। जियांग टैक्सी से उतरकर शू की कार के पास जाती है और ये काफी गुस्से में शू को बाहर आने के लिए कह रही होती है। अब शू कार से बाहर आ जाता है और जियांग से पूछती है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो शू कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। जियांग कहती है कि तुम पिछले 2 घंटों से मुझे फॉलो कर रहे हो और अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। शू कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक ही है, क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें। जियांग कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। शू कहते हैं कि ठीक है, फिर हमारे इस तरह के इत्तेफाकात होते ही रहेंगे। शू ये बात कहने के बाद जियांग को जबरदस्ती कार में बिठा लेता है और अपनी कार में जियांग को यहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और फिर ये दोनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जब ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो शू कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो जियांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं सबवे लेकर चली जाऊंगी। ये कहकर जियांग जाने लगती है तो शू इसको रोकता है। शू जियांग के पास आकर कहने लगता है कि क्या हम अपने रिलेशनशिप को तेंग्यू से साइड पर करके डील नहीं कर सकते? जियांग कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल तो गया है और क्या तुम्हारे लिए ये सब कहना इतना ही आसान है? शू जियांग से कहता है कि अगर तेंग्यू ना होता तो क्या तुम मुझसे कभी प्यार भी नहीं करती? तो जियांग कहती है कि हाँ। शू से पूछता है कि अगर तुम्हें तेंग्यू और मुझ में से किसी को चुनना पड़ता तो तुम किसको चुनती? जियांग कहती है कि मैं तेंग्यू को चुनती। ये सुनकर शू को बहुत दुख होता है और ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शू ड्रिंक करता हुआ तेंग्यू की छत पर आता है। शू यहाँ पे बैठकर कहने लगता है कि मैं सोचता हूँ कि हवा किस तरफ से आएगी। अब यंगजियान ज़ोयांग के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट कबूल है। ये कुछ कहने वाला होता तो ज़ोयांग अपनी घड़ी को देखते हुए कहती है कि काफी देर हो गई है, मैं अभी तक काम कर रही थी और मैंने खाना भी नहीं खाया। और यंगजियान से कहती है कि क्यों ना हम खाना खाते हुए बात करें। यंगजियान जब ज़ोयांग के लिए खाना लेकर आता है तो ज़ोयांग अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर रही होती है। ज़ोयांग भी अब यंगजियान के साथ आकर इस पेंटिंग को देखने लगती है तो यंगजियान कहता है कि फाइनली ये पेंटिंग खत्म हो गई है। अब ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। यंगजियान ज़ोयांग से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी और सेविंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वो और बाकी सबको ये नहीं बताओगी कि मैंने रेस्टोरेंट भी तुम्हें दे दिया है। उनके लिए ये जगह घर की तरह है, अगर उन्हें इस बारे में मालूम हुआ तो वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। ज़ोयांग कहती है कि अगर मैं ये बात ना मानूं तो? यंगजियान कहते हैं कि फिर मुझे थोड़ा सा वक्त दो, हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ज़ोयांग कहती है कि अगर तुम इस रेस्टोरेंट को अपने पास रखना चाहते हो तो मेरे पास एक हल है। यंगजियान कहते हैं कि क्या? ज़ोयांग
जोइंग कहती है कि तुम डिवोर्स एग्रीमेंट को फाड़ दो। यंग जियान ये बात सुनकर हैरान होता है। जोइंग कहने लगती है कि तुम जब अपसेट होते हो तो तुम फिशिंग करने के लिए जाते हो और चाहे तुम्हें सब कितना ही कह लें तुम कभी भी ड्रिंक नहीं करते क्योंकि तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है। यंग जियान कहता है कि नहीं, मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं डरता हूँ कि मैंने कहीं अपने डैड से बैड नहीं चाहता कि जब तुम यहाँ पर मुझे ड्रंक देखो तो तुम्हें सारी बुरी मेमोरीज याद आ जाएं, इसीलिए मैं एक दफा भी ट्राई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जोइंग ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और ये अंदर चली जाती है। जोइंग ड्रिंक करते हुए वापस आती है और ये यंग जियान को किस कर लेती है। जोइंग कहती है कि मुझे तुम्हारे ड्रिंक करने से डर नहीं लगता। फिर ये दोनों रूम में आ जाते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 38 खत्म हो जाती है।